नमस्कार दोस्तों। आज की ये कहानी हमारे साथ शेयर की है हमारे सब्सक्राइबर सुल्तान भाई ने, जो आज से पहले हमारे साथ जीसीसी रीजन, अबू धाबी, सऊदी अरेबिया, इन सब जगहों की बहुत सारी स्टोरीज शेयर कर चुके हैं। और आज की ये कहानी वो लेकर के आए हैं सऊदी अरेबिया से। लेकिन इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले कुछ एक चीजें हैं जो हमारे लिए जान लेना बहुत जरूरी है। अब नॉर्मली एक मुस्लिम या फिर एक अरब इंसान के नजरिए से देखा जाए तो इनकी होली बुक कुरान के अंदर एक पूरा चैप्टर है जिन्नात के ऊपर। वो कैसे होते हैं, किस तरह से बिहेव करते हैं, क्या उनकी फितरत होती है, इस सब के बारे में उसके अंदर जिक्र मिलता है। लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़े, सुल्तान भाई ने एक चीज क्लियर करना जरूरी समझा है। उनका कहना है कि YouTube और बाकी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस पर लोग कहते हैं कि ये जो जिन्नात होते हैं इनका राब्ता मुस्लिम कैटेगरी से होता है या फिर ये मुस्लिम होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंसान और जिन्नात, इन दोनों की अलग अलग फितरत होती है। जिस तरह से इंसान को मिट्टी से बनाया गया है, उसी तरह से जिन्नात भी धुएं और आग से बने। लेकिन जैसे हम लोगों को मिट्टी की चीज से नुकसान पहुंच सकता है इसके बावजूद कि हम मिट्टी से बने, उसी तरह से जिन्नात को भी आग और धुएं से तकलीफ होती है। अब ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसका रेफरेंस आगे आने वाली कहानी में आएगा। इस कहानी की शुरुआत होती है सऊदी अरेबिया के अंदर और ये वाकया लेट 1950s और 60s के आसपास का है, जब सऊदी अरेबिया और ये पूरा जीसीसी रीजन मॉडर्न हो रहा था। और उस दौर में जिंदगी आज की तरह आसान नहीं थी। सफर मुश्किल था, रोजगार की कमी थी और लोग बेहतर जिंदगी की तलाश में बाहर की कंट्रीज की तरफ देखने लगते थे। उसी दौर में वहां पर एक आदमी रहता था, आसिफ, जो परेशानियों और तंगी के दौर से गुजरते हुए हर वक्त सिर्फ यही सोचता रहता था कि वो अपनी जिंदगी किस तरह से बदले, कैसे वो एक बड़ा आदमी बने और अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। आमिर एक नेक दिल इंसान था, लेकिन हालात इतने ज्यादा खराब थे कि हर वक्त उसके दिमाग में सिर्फ यही चलता रहता था कि वो अपनी जिंदगी किस तरह से बेहतर बनाए। और इसी फिक्र में एक रात वो रेगिस्तान की तरफ निकल गया और देर तक चलता रहा। थकान इतनी ज्यादा हो गई कि घर लौटते वक्त वो रास्ते में रेगिस्तान में ही सो गया। सोते हुए उसने एक सपना देखा। एक बहुत अजीब सा आदमी उसके सामने आया और उसने आमिर से कहा कि मैं तुम्हें काफी देर से देख रहा हूँ, तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ और तुम मुझे एक अच्छे इंसान लगते हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर मैं तुम्हारी जिंदगी बना दूं, तुम्हें कामयाबी और दौलत दे दूं, तो क्या तुम मेरे लिए वो काम करोगे जो मैं तुम्हें कहूंगा? उस आदमी की आवाज में एक अजीब सा यकीन था और उसने आमिर से यह भी कहा था कि अगर वो उसकी बात मान जाता है तो उसकी जिंदगी बदल सकती है, लेकिन अगर वो उसकी बात नहीं भी मानना चाहता तो ये उसकी खुद की मर्जी होगी। यहाँ पर आमिर की आंख खुल गई और उसने देखा कि फज्र की अजान चल रही है और सुबह का उजाला धीरे धीरे फैल रहा है। आमिर वहां पर अचानक से उठ करके बैठ गया। उसने घबरा करके इधर उधर देखा और वो ये समझने की कोशिश करने लगा कि आखिर उससे बात कर कौन रहा था। कुछ देर तक वो वहां पर खामोश बैठा रहा और फिर उसने खुद को समझा लिया कि शायद वो बहुत ज्यादा थका हुआ था। वो काफी समय से पैसों के बारे में ही सोच रहा था और शायद इसीलिए उसने वो सपना देखा होगा। लेकिन उस सपने की हर एक बात उसके दिमाग में कुछ इस तरह से घर कर गई थी कि उसे उस आदमी का एक एक शब्द बोला हुआ याद था। अब यहाँ से आमिर उठा और चलते चलते वापस अपने घर की ओर लौटने लगा। रास्ते भर वो सिर्फ यही सोच रहा था कि घर जाकर के अपनी माँ से, अपने छोटे भाई बहनों से क्या कहेगा। और उसके जहन में एक फिक्र थी कि आज रात भी शायद उन सब लोगों को भूखा सोना पड़े क्योंकि उसे कोई भी काम नहीं मिला। इसी टेंशन में आमिर सोच रहा था कि शायद उसे काम की तलाश में किसी बाहर मुल्क जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके आसपास के इलाके में रोजगार के मौके बहुत ही ज्यादा कम थे। लेकिन जैसे ही इस दिन आमिर अपने घर पर पहुंचा तो वहां का माहौल देख करके वो हैरान रह गया। जैसे ही वो घर पहुंचता है तो उसकी माँ भाग करके आती है और उसे गले लगा लेती है। आसपास बच्चे खुशी से उछल रहे थे और घर का माहौल भी एकदम बदला हुआ था। उसकी माँ उसे बार बार दुआएं देते हुए कहने लगी, तू बहुत अच्छा बेटा है, अल्लाह ने तेरी नेक नियत का सिला दिया है। देख हमारे घर में कितना सामान आया है, कितना खाना आया है। तूने किसी इंसान की मदद की होगी तभी अल्लाह ने हमारे घर में ये बरकत भेजी है। आमिर यहाँ पर कंफ्यूज हो गया था कि उसकी माँ किसकी मदद की बात कर रही है। तभी उसकी माँ ने बताया कि सुबह सुबह एक अजनबी 2-3 नहीं बल्कि 4 ऊंटों पर सामान लाद करके लाया था और वो इतना खाना, फल, सब्जियां और रोजमर्रा की चीजें दे गया कि पूरे गांव ने इतनी सारी चीजें एक साथ कभी देखी नहीं थी। आमिर चुपचाप ये सब कुछ सुनता रहा और उसके दिल में धीरे धीरे कल रात वाला सपना घूमने लगा। उसे ऐसा महसूस होने लगा कि हो ना हो फजर की अजान से पहले उसने जिस आदमी से बात की थी, इन सब चीजों का ताल्लुक जरूर उससे हो सकता है।
घर में इतना सारा खाने का सामान देख करके उसकी माँ उससे कहने लगी कि बेटा, घर में इतना सारा सामान है कि हम आस पड़ोस में भी अगर बांटने जाएंगे तो भी हमारे लिए बहुत कुछ बच जाएगा। आमिर अंदर ही अंदर सोच रहा था कि ये सब कुछ इतना अचानक से कैसे हो सकता है। उस रात उसने खाना खाया, नहाया, अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर पहली बार वो इतने समय के बाद सुकून से सोया। अब उस समय में वहां पर जो लोग थे उनका जीने का तरीका बहुत अलग होता था। सनसेट के बाद ज्यादातर लोग सो जाते थे और अरब दुनिया में सनसेट को मगरिब कहा जाता है और वहां पर 5 वक्त की अजान और नमाज अदा होती है। आमिर उस रात खाना खा करके सो गया, लेकिन नींद में उसके सामने फिर से वही आदमी आया और इस बार उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब बताओ तुम्हें कैसा लगा? मैं सच कह रहा था, तुम मुझे एक बहुत ही अच्छे और नेक दिल इंसान लगे, इसीलिए मैंने तुम्हारे घर में खाने का और बाकी जरूरत का सामान भेजा। मैंने ये भी देखा कि तुम्हारी माँ ने बरकत को सिर्फ अपने लिए नहीं रखा बल्कि आस पड़ोस में भी बांट दिया और इसीलिए मैं फिर से तुम्हारे पास आया हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम्हें काम करने के लिए ये शहर, ये घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं से काम करोगे, लेकिन मेरी शर्त अब भी वही है। अचानक से यहाँ पर आमिर की आंख खुल गई और उसने देखा कि फिर से फज्र की अजान हो रही है। इस बार आमिर पहले से ज्यादा परेशान हो गया और उसने सोचा कि वो मस्जिद जाकर के इमाम साहब से ये सब कुछ बात करेगा और उनसे पूछेगा कि इसके पीछे क्या हो सकता है। फज्र की नमाज के बाद आमिर मस्जिद में रुक गया और फिर जब सब लोग चले गए तो वो इमाम साहब के पास गया और उसने उन्हें सारी बात बता दी। उसका रेगिस्तान में आया सपना, गरीबी, घर से बाहर जाने का इरादा और फिर घर लौटने के बाद वो सारा सामान देखना और फिर दूसरी रात को जो पैगाम उस आदमी ने सपने में आकर के दिया था, वो सब कुछ। इमाम साहब ने ये सारी बात उससे सुनी और फिर धीरे से कहा, ये सारी बातें मस्जिद के बाहर करने वाली नहीं है, मेरे साथ मेरे घर चलो। घर पहुंचकर इमाम साहब ने आमिर से कहा, तुम एक अच्छे घराने के हो, तुम्हें अपनी माँ बहनों की फिक्र है और इसीलिए तुम्हारी मुलाकात एक अच्छे जिन से हुई है। जिस जिन से तुम्हारी मुलाकात हुई है वो कोई आम जिन नहीं बल्कि जिन्नातों की रॉयल कैटेगरी से बिलोंग करता है और वो तुम्हारी अच्छी नीयत से मुतासिर हुआ है। उन्होंने कहा कि वो जिन्नात शायद तुम्हारी मदद करना चाहता है, लेकिन फैसला अब भी तुम्हारा होगा। वैसे आमतौर पर ये जो रॉयल जिन होते हैं वो कोई ऐसी शर्त रखते नहीं है जो किसी को नुकसान पहुंचा दे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि बहुत सोच समझकर जवाब देना। इमाम साहब की बात सुनकर के आमिर गहरी सोच में डूब गया। अब उस वक्त के लोग इन सब चीजों से इतना ज्यादा नहीं डरते थे जितना आज के लोग डरते हैं, क्योंकि उस वक्त ना तो बिजली थी और ना ही आसपास शोर शराबा था। तो ये रेगिस्तान की तन्हाइयों के अंदर उन्हें ऐसे वाकयात की आदत सी हो गई थी। अब मस्जिद से लौट करके आमिर चुपचाप घर के एक कोने में बैठ गया और यहाँ पर अब खाने पीने का सारा सामान था, घर में जरूरत की हर एक चीज थी, तो इंस्टेंटली उसे कहीं बाहर जाने की जरूरत भी महसूस नहीं हो रही थी। यहाँ पर आमिर बैठ करके सोच रहा था कि ये जो दरवाजा उसके सामने खुला है, ये जो चीज उसके साथ हुई है, उसे एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर उससे दूर रहना चाहिए। ये सब कुछ सोचते हुए आमिर अपने कमरे में चला गया और देर तक खामोश बैठा रहा। थकान और उलझन इतनी ज्यादा थी कि उसकी आंख लग गई और यहाँ पर तीसरी बार उसकी उस जिन्नात से मुलाकात हुई। इस बार उस जिन्नात ने सीधा कहा, अब तुम सारी बात जान चुके हो, मेरा इरादा सिर्फ तुम्हारी मदद करना है, लेकिन फैसला अब भी तुम्हारा होगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा हाथ थाम लूंगा और तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा, और अगर तुम नहीं चाहते ऐसा तो मैं हमेशा के लिए यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन इस बार आमिर ने बिल्कुल देर ना करते हुए तुरंत हाँ कर दी और उसने कहा कि मैं इस गरीबी और इस चीज से थक चुका हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे, मेरे आने वाली पुश्तें, मेरी माँ, मेरी बहन, ये सब एक बेहतर जिंदगी जिएं। ये 1950s और 60s का दौर था जब उस रीजन में ज्यादातर सफर समुद्री जहाजों और ऊंटों पर होता था। उस रॉयल जिन ने आमिर से कहा कि कल सुबह सुबह तुम अपनी माँ से कह करके निकलना कि मैं पोर्ट पर काम ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। हो सकता है तुम्हें काफी लंबे समय के लिए जाना पड़े, तो उनसे अच्छे से मिल करके जाना और उन्हें ये तसल्ली भी दे करके जाना कि पीछे से हर एक जरूरत का ख्याल रखा जाएगा। अगले दिन आमिर पोर्ट पर पहुंचा और हर एक जहाज के पास जाकर के काम ढूंढने लगा। काफी देर के बाद उसकी नजर एक जहाज पर पड़ी जिसका मालिक एक काफी अच्छा और शरीफ आदमी था। आमिर ने जाकर के उसे अपनी पूरी कहानी सुना दी, गरीबी, माँ, भाई बहन और एक बेहतर जिंदगी बनाने का सपना। इस जहाज के मालिक ने उसकी बात गौर से सुनी और उससे कहा, मुझे अभी आदमी की जरूरत तो नहीं है, लेकिन समंदर का सफर लंबा है तो कभी भी किसी को जरूरत पड़ सकती है। अगर तुम मेहनत करने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें साथ लेकर के जा सकता हूँ।
आमिर ने यहाँ पर ईमानदारी से उससे कहा कि ना मैंने पहले कभी जहाज में काम किया है और ना मुझे जहाज चलाना आता है, लेकिन मैं हर एक चीज सीखने के लिए तैयार हूँ। कैप्टन ने कुछ पल के लिए उसे देखा और फिर हल्का सा मुस्कुरा करके बोला, ठीक है, चलो मेरे साथ। आमिर को इस पॉइंट पर ऐसा लगा कि जैसे उसकी पूरी जिंदगी एक नए मोड़ पर आकर के खड़ी हो गई हो। आमिर और उस कैप्टन के बीच में बात तय हो गई और फिर इसके बाद आमिर बाकी क्रू के साथ सफर के लिए निकल गए। अब उस दौर के जो जहाज थे वो आज की तरह इतने ज्यादा मॉडर्न नहीं थे और ज्यादातर लकड़ी के ही बने होते थे, तो उनका सफर काफी लंबा चलता था। एक तरफ का सफर ही लगभग 3 से 4 महीने का होता था और पूरी राउंड ट्रिप कंप्लीट करने में करीब 7 या 8 महीने लग जाते थे। इन 8 महीनों के अंदर आमिर ने पूरी मेहनत से काम किया और फिर इस कैप्टन का आमिर पर दिल आ गया। वो हर वक्त अपने क्रू से कहता, अगर मेरा कोई बेटा होता तो बिल्कुल आमिर के जैसा होता। आमिर नमाज का पाबंद इंसान था और बिल्कुल शरीफ मिजाज का था और हर एक काम पूरी मेहनत से करता था। उस कैप्टन ने मन ही मन में सोच लिया था कि सऊदी वापस लौटते ही वो अपनी सबसे बड़ी बेटी की शादी आमिर से कर देगा। जब वापस लौटने का समय आया तो कैप्टन ने पूरी क्रू को इकट्ठा किया और फिर उनसे कहा, अल्लाह गवाह है और तुम सब भी गवाह हो, अगर इस सफर के दौरान मुझे कुछ हो जाए तो ये बात मेरी फैमिली तक पहुंचा देना। उसने कहा कि यहां से लौटने के बाद मैं चाहता हूं कि मेरी सबसे बड़ी बेटी की शादी आमिर से कर दी जाए, क्योंकि मैंने इसकी परवरिश, ईमानदारी और इसके किरदार को बहुत नजदीक से देखा है। अब उस समय में क्या होता था कि ये जो जहाज के सफर थे ये इतने ज्यादा खतरनाक होते थे कि श्योरिटी नहीं होती थी कि ये लोग वापस पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। तो ये लोग अपनी जो आखिरी विश होती थी, अपनी जो वसीयत होती थी, वो जुबानी तौर पर लोगों के सामने कह देते थे कि अगर गलती से जहाज डूब जाए तो किसी भी जिंदा बचने वाले इंसान के जरिए वो बात उनकी फैमिली तक पहुंच जाए। बदकिस्मती से हुआ भी कुछ ऐसा ही। इंडिया से वापस लौटते वक्त इस जहाज के ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। आधे से ज्यादा क्रू के ऊपर एक बीमारी टूट पड़ी और उनमें से कैप्टन भी एक था। इन्होंने यहाँ पर वापस से अपनी पूरी क्रू को बुलाया। कैप्टन ने सबको फिर से कहा कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी जगह मेरे घर की जिम्मेदारी आमिर संभालेगा और घर पहुंचते ही मेरी वाइफ को ये बात बता दी जाए। इसके कुछ समय के बाद कैप्टन के साथ साथ आधी क्रू की वहां पर मौत हो गई, लेकिन यहाँ पर आमिर और कुछ एक लोग वापस किसी तरह से सऊदी पहुंच गए। बंदरगाह पर उतरते ही कैप्टन का बचा हुआ सामान, पैसा, उसकी जितनी भी अमानत थी और आमिर को लेकर के कुछ लोगों ने कहा कि चलो हमें कैप्टन के घर जाना है और ये सामान वहां पर पहुंचाना है और फिर उनकी जो वसीयत थी, उनकी जो आखिरी इच्छा है, वो सब भी हमें उनकी वाइफ को बता करके आनी है। इस्लामी रिवायत के मुताबिक अगर किसी इंसान का इंतकाल हो जाए तो उसकी बीवी को इदा गुजारना होता है, जो कि 4 महीने और 10 दिन का वक्त होता है। इस दौरान उस औरत को अपने घर में ही रहना होता है और वो बहुत रेयरली किसी से बात करती है। और अगर किसी इंसान की मौत ऐसे सफर में हो जाए, सफर में बीमारी से हो जाए, तो उसे शहादत की मौत माना जाता है। इसीलिए जब कैप्टन का इंतकाल समंदर में बीमारी की वजह से हुआ तो उनकी वाइफ ने उनको शहादत समझा, शहीद की मौत समझा। जब आमिर और बाकी का क्रू सऊदी अरेबिया पहुंचा तो वो कैप्टन का सारा सामान लेकर के, आमिर को लेकर के, जो तिजारत का पैसा था, उनकी अमानत थी, ये सब लेकर के उनके घर पर पहुंचे और उनकी वाइफ को उन्होंने उनकी शहादत की खबर दी। इसके बाद उन्होंने उनकी आखिरी जो वसीयत थी वो भी उन्हें बताई कि वो चाहते थे कि आमिर की शादी आपकी सबसे बड़ी बेटी से हो, क्योंकि आमिर उनके लिए अपने बेटे से भी बढ़कर था। कैप्टन की बीवी ने गम के बावजूद उनकी वसीयत को कबूल लिया और फिर इदा की मुद्दत पूरा होने के बाद आमिर की शादी उनकी सबसे बड़ी बेटी से करवा दी गई। शादी होने के कुछ समय के बाद जब आमिर वापस अपने घर पर पहुंचा तो अपने घर वालों की कंडीशन देख करके वो हैरान रह गया, क्योंकि उनकी सिचुएशन पूरी तरह से बदल चुकी थी। उनके पास खाने पीने की, रोजमर्रा की चीजों की कोई भी कमी नहीं थी और वो बहुत ही खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। इसके बाद आमिर ने उन्हें जाकर के बताया कि उसकी शादी हो चुकी है और फिर धीरे धीरे ये सब लोग उस गांव से शहर में शिफ्ट हो गए। शहर में जाकर के अपने जो जहाज पर कमाए हुए पैसे थे उससे आमिर ने शहर के अंदर 3 घर लिए, एक अपने नाम, एक अपनी माँ के नाम और एक अपनी सास के नाम। आमिर की जिंदगी देखते देखते गरीबी से उठ करके अमीरी और शोहरत तक पहुंच गई। वो एक बहुत बड़ा इंसान बन गया था, उसके खुद के बच्चे हो गए, वो आगे चल करके उसके भाई बहन स्कूल जाने लगे और पूरी फैमिली बहुत ही ज्यादा खुशी खुशी रहने लगी। आमिर की जिंदगी बढ़िया चल रही थी कि एक दिन फिर से वही रॉयल जिन जिसने उसकी मदद की थी वो उसके सामने आया और उसने उससे कहा कि ये सब कुछ जो तेरे साथ हो रहा है इस सब में मेरा हाथ था। मैंने तुझसे वादा किया था कि मैं तेरी जिंदगी को खूबसूरत बना दूंगा, तुझे कामयाबी दूंगा और वो सब कुछ मैंने कर दिया। अब तेरी बारी है,
जो तूने मुझसे वादा किया था वो पूरा कर। आमिर ये बात सुनकर के घबरा गया और उसने घबराते हुए कहा कि अगर मेरी हैसियत में होगा तो मैं जरूर आपकी बात मान लूंगा, लेकिन अगर किसी की जान लेनी होगी, किसी को मारना होगा तो वो मैं नहीं कर पाऊंगा। उस रॉयल जिन ने बहुत ही आराम से कहा कि तू फिक्र मत कर, मैं ऐसा करने को बिल्कुल भी नहीं कह रहा। मेरी पहली शर्त बहुत ही ज्यादा सीधी है। तेरे सामने जो भी कोई मजलूम आएगा, गरीब आएगा, तुझे बिना उसका मजहब देखे उसकी मदद करनी होगी और समाज में सबके काम आना होगा। आमिर ने बिना सोचे समझे इस बात को मान लिया, क्योंकि ये उसके हकीकत में उसके मन में थी कि वो ऐसा करना चाहता है, समाज में लोगों के काम आना चाहता है। फिर रॉयल जिन ने अपनी दूसरी शर्त रखी। उसने कहा कि आमिर वापस से अपने गांव वाले इलाके में जाए और वहां पर एक बहुत ही बड़ा फार्म हाउस उसके लिए बनवाए, उस जगह को अपने नाम पे ही रजिस्टर करवाए और फिर उसे महफूज रखे। आमिर ने यहाँ पर हैरानी से कहा कि वहां पर तो पानी की बहुत कमी है, वहां पर खेती करना मुश्किल होगा, इतना बड़ा फार्म हाउस मैनेज कैसे होगा। तो सामने से उस जिन्नात ने कहा कि इस चीज की फिक्र तुम मत करो, मैं जानता हूं कि आने वाले समय में वो इलाका बदलने वाला है। उसने ये भी कहा कि उस फार्म हाउस के अंदर एक खजूर का पेड़ लगाया जाएगा, वहां पर रेगिस्तान में पाले जाने वाले जानवर भी होंगे और उस जगह का निजाम पूरा उसकी हिदायत के अकॉर्डिंग चलेगा। उसने कहा कि उस फार्म हाउस को संभालने के लिए लोग रख दिए जाएं और फिर उसको खुद को वहां पर आने की कोई जरूरत नहीं है। उसने प्रॉपरली हिदायत दी कि तुझे जब तक ना बुलाया जाए या फिर तेरे आने की बहुत ज्यादा जरूरत ना हो, तुझे वहां पर आना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। उस वक्त सऊदी धीरे धीरे डेवलप हो रहा था, कानून बनने लगे थे और जमीनें रजिस्टर होने लगी थी। उस रॉयल जिन की बात मान करके आमिर ने वहां पर एक बहुत ही बड़ा फार्म हाउस बनवाया, उसकी 4 दीवारी करवाई गई, उसके अंदर एक खजूर का पेड़ लगवाया, सारे रेगिस्तानी जानवर रखे गए और उसको संभालने के लिए मुलाजिम तक रख दिए गए। फार्म हाउस पूरी तरह से बन करके तैयार हो गया था और सब लोग सुकून की जिंदगी बिता रहे थे। आमिर अपनी पूरी फैमिली के साथ शहर में शिफ्ट हो गया था। तिजारत का वक्त चल रहा था तो दौलत की कोई भी कमी नहीं थी। ये सब कहानी का सिर्फ इंट्रोडक्शन था, क्योंकि ये फार्म हाउस यहाँ पर कैसे आया, किस जन्नात ने उसे वो बनाने के लिए कहा, ये सब जानना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि इस कहानी का जो अगला पार्ट है वहां पर हकीकत में बहुत ज्यादा डरावनी चीजें हुई हैं और इस फार्म हाउस की जो बैकग्राउंड हिस्ट्री है उसके लिए वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो अब हम बढ़ते हैं इस कहानी के अगले पार्ट की ओर। 1960s से ये कहानी धीरे धीरे 1990s तक आ पहुंचती है। एक गांव के अंदर एक छोटा लड़का और उसकी माँ रहते थे और उस लड़के का नाम साहद था। साहद के वालिद का इंतकाल हो चुका था और उसके चाचा ही अब उसका सब कुछ थे। चाचा की अपनी कोई औलाद नहीं थी, इसीलिए वो साहद को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। हर वीकेंड्स पे बहुत बार ऐसा होता था कि वो साहद और उसकी माँ को अपने घर पर बुला लेता था। अब ये जो 1990s का दौर था ये आज के जैसा नहीं था, ना मोबाइल फोन्स थे, ना सोशल मीडिया था और ना ही बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट का कोई जरिया था। तो मोस्टली लोग अपने घर से बाहर ही खेलते थे। बच्चों की जिंदगी स्कूल, घर का खाना और शाम को फुटबॉल खेलने तक सीमित रहती थी। साहद के चाचा ने अपने घर के अंदर उसके लिए एक अलग से रूम बनवा रखा था और उसके अंदर बहुत सारे वीडियो गेम्स रखे हुए थे, क्योंकि साहद को वीडियो गेम्स बहुत ज्यादा पसंद थे। अब एक दिन गांव में फुटबॉल खेलते हुए बच्चों ने सोचा कि यार किसी ऐसी जगह पर जाकर के खेला जाए जहां पर गाड़ियां ना हो, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो। और तभी एक बच्चे ने किसी फार्म हाउस का नाम लिया। अब किसी में भी इस फार्म हाउस के अंदर जाने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन इसी फार्म हाउस के बाहर एक बहुत बड़ा पार्किंग एरिया था जहां पर मोस्टली कोई आता जाता नहीं था। बच्चों ने फैसला किया कि वो सिर्फ बाहर वाले एरिया में खेलेंगे और सनसेट होने से पहले वापस आ जाएंगे। सबने अपने पेरेंट्स से इजाजत मांगी और पेरेंट्स ने भी इसी बात पर इजाजत दी कि तुम लोग वहां पर खेल लो, कोई समस्या नहीं है, लेकिन कोई भी उस फार्म हाउस के अंदर नहीं जाएगा। अगर गलती से बॉल उस फार्म हाउस के अंदर चली गई तो उस बॉल को वहीं छोड़ देना, हम लोग तुम्हें नई बॉल ले देंगे। अगला दिन थर्सडे था। स्कूल से घर लौटने के बाद साहद की मदर ने उसे याद दिलाया कि हम लोगों को चाचा के घर पे जाना है और फ्राइडे की नमाज हमें उनके ही घर पर पढ़नी है, तो समय से घर आ जाना। साहद ने भी इस बात को मान लिया और फिर शाम में वो फुटबॉल खेलने के लिए निकल गया। अब यहाँ पर खेलते खेलते बॉल अचानक से बाउंड्री वॉल को पार करके फार्म हाउस के अंदर चली गई और सभी बच्चों के चेहरे पर एक खौफ नजर आने लगा। यहाँ पर सबको अपने पेरेंट्स की बात याद आने लगी कि फार्म हाउस के अंदर नहीं जाना है, वो लोग नई बॉल लेकर के दे देंगे। लेकिन साहद यहाँ पर हंसने लगा। उसने इन सब से कहा कि यार तुम लोग बेकार ही डर रहे हो, बॉल ही तो गई है, मैं जाकर के लेकर आता हूँ। यहाँ पर साहद को रोकने की हर एक बच्चे ने कोशिश की, उन्होंने कई आवाजें दी उसे, लेकिन साहद ने किसी की बात नहीं सुनी और वो चुपचाप वहां से बॉल लेने के लिए अंदर चला गया। साहद जिस फार्म हाउस की तरफ बढ़ रहा था, इस गांव के लोगों ने पिछले 30 साल से उस फार्म हाउस को खुलते हुए नहीं देखा था।
पुराना फार्म हाउस अब एकदम खंडर हो चुका था, उसकी दीवारें टूट चुकी थी और उसे देख करके ऐसा लगता था जैसे वो कोई पुरानी वीरान हवेली है। फिर भी अजीब बात यह थी कि उस जगह से कोई भी आवाज नहीं आती थी, ना ही लोगों को वहां से आसपास गुजरने में डर लगता था। लोगों ने बस उस जगह को एक पुरानी खंडर जगह समझ करके छोड़ रखा था। साहद और उसके दोस्त जब उसके गेट के पास पहुंचे तो साहद ने फिर से कहा कि यार तुम लोग ऐसे ही डर रहे हो, देखो गेट भी खुला हुआ है, मैं 2 मिनट के अंदर जाऊंगा और बॉल लेकर के वापस आ जाऊंगा। उसके दोस्तों ने यहाँ पर उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन साहद फिर से जिद पर अड़ गया और उसने किसी की कोई भी बात नहीं सुनी। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे बॉल दिख गई। साहद उस बॉल को उठाने के लिए जा ही रहा था कि इतनी देर में उसकी नजर किसी और चीज पर पड़ी। उस बॉल से करीब 500 या 600 मीटर दूर उसे एक काली औरत का साया दिखाई दिया। साहद यहां पर तुरंत समझ गया था कि ये किसी औरत का साया है या फिर कोई औरत है, लेकिन यहां पर उसे डर से ज्यादा बचपना सुझाया, क्योंकि अभी उसकी उम्र सिर्फ 12 साल की थी। वो उस औरत के बारे में कुछ बोलने ही वाला था, उसे चिढ़ाने ही वाला था कि अचानक से साहद को एक बहुत जोर का धक्का लगा, जैसे किसी ने उसे पकड़ करके जोर से पीछे खींच लिया हो। अगले ही पल वो गेट से बाहर आ गिरा और ये सब कुछ ही मिनट्स में हो गया। बाहर खड़े बच्चे साहद को देख करके हंसने लगे और कहने लगे कि अब बता, तू तो कह रहा था तुझे डर नहीं लगता, आ गया ना कुछ ही मिनट्स में बाहर। तो साहद ने उसे कहा कि यार तुम लोग यकीन मानो या ना मानो, मुझे अंदर एक काली सी औरत का साया दिखाई दिया। मैं उसके बारे में कुछ कहने ही लगा था, लेकिन किसी ने मुझे उठाया और इस कमरे से बाहर पटक दिया, इस हवेली से बाहर पटक दिया। सब लोगों को लगा कि साहद मजाक कर रहा है और किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। गुस्से और बेइज्जती के एहसास में साहद ने बॉल वहीं छोड़ी और वो घर आ गया। घर लौटते ही उसकी मां ने देखा कि उसकी पीठ पर, उसके हाथों पर खरोचों के निशान हैं और बहुत सी जगह से खून भी बह रहा है। उसकी मां ने उससे पूछा कि क्या हुआ है, तो साहद ने यहाँ पर कुछ भी नहीं बताया और सिर्फ इतना कहा कि फुटबॉल खेलते हुए मैं गिर गया था और तभी ये चोट लग गई है। उसकी मां को उसकी चोटों का अंदाज देख करके शक हुआ कि ये खेलते हुए तो नहीं लगी हैं, तो उसने ज्यादा पूछताछ की और पूछा कि क्या हुआ है, लेकिन साहद अपनी बात पर ही नहीं आया। साहद ने यहाँ पर अपनी माँ से कहा कि आप ये सब छोड़ो, आप जल्दी रेडी हो, आज थर्सडे है, हमें चाचा के घर पर जाना है ना। तो ये लोग तैयार हुए और फिर ये चाचा के घर पर पहुंच गए। जब ये लोग वहां पहुंचे तो चाचा ने भी ऑब्जर्व किया कि साहद गुस्से में है, आज उदास भी है। तो उन्होंने फिर से उससे बात पूछी कि बेटा क्या हुआ है, कैसे लग गई है। तो साहद ने फिर से वही बात रिपीट कर दी कि मैं फुटबॉल खेल रहा था और खेलते हुए गिर गया था। चाचा ने हंस करके इस बात को टाल दिया और कहा कि ठीक है, ऐसी चोटें लगती रहती हैं। अब अगले दिन इन लोगों ने जुम्मे रात की नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ करके ये माँ बेटा वापस अपने घर पर आ गए। फार्म हाउस वाले किस्से के बाद से ही साहद के मन में एक अजीब सा गुस्सा था। उसे लग रहा था कि जिस काली औरत ने उसे धक्का दिया था, वहां पर उसके साथ जो कुछ भी हुआ था उसका बदला लेना बहुत जरूरी है। उसकी बचकानी सोच ये थी कि अगर वो कोई बड़ा काम कर देगा तो उसके दोस्त उसकी तारीफ करेंगे, उसकी वाहवाही करेंगे और उसके ग्रुप के अंदर उसे एक अलग नजरिए से देखा जाएगा। फ्राइडे और सैटरडे दोनों दिन वो अपने दिमाग में सिर्फ यही सोचता रहा कि आखिर बदला कैसे लूं। उसने अपने दोस्तों से बात करना भी बंद कर दिया और दिल ही दिल में उसके ख्याल आया कि उस फार्म हाउस को जला करके वो अपना बदला लेगा। और फिर उसके कुछ ही दिन के बाद उसके जहन में एक बहुत ही खतरनाक आइडिया पनपने लगा। उसने सोचा कि पुराने फार्म हाउस के आसपास सूखे पेड़ हैं, लकड़ियां हैं जो बहुत आसानी से आग पकड़ लेंगी। तो उसने अपने घर के आसपास से, छोटे फार्म हाउस से गैस और बाकी सामान जलाने की चीजें इकट्ठी करना शुरू की। फिर एक दिन वो उस पुराने फार्म हाउस के पास गया। उसने छोटी आसपास से लकड़ियां उठाई और उन्हें इकट्ठा कर करके एक जगह पर लगा दिया। उस वक्त उसे डर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। उसे अंदर ही अंदर लग रहा था कि वो कोई बहुत बड़ा काम करने जा रहा है। उसने ये सारा सामान इकट्ठा किया और वहां पर आग लगा दी और फिर इसके बाद देखते ही देखते सूखी घास, पुरानी लकड़ियां, इन सब चीजों ने आग पकड़ ली और देखते ही देखते वो पूरा इलाका जलने लगा। लेकिन आग भड़कते ही साहद को जोर जोर से चीखने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगी। साहद ने आसपास देखा, लेकिन उस फार्म हाउस के अंदर कोई भी नहीं था। तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये चीखने की आवाजें हैं किसकी। कुछ देर तक वो हैरान हुआ, उसके बाद परेशान हुआ, लेकिन उसका बचपना उसे मानने की इजाजत ही नहीं दे रहा था। कुछ ही पल के बाद उसे फिर से एक बहुत जोर का झटका लगा और वो सीधा इस फार्म हाउस की बाउंड्री वॉल के बाहर जाकर के गिर गया। इस बार ये झटका इतना ज्यादा तेज था कि उसकी नाक पर गहरी चोट आ गई। साहद यहाँ पर जल्दी से खड़ा हुआ और अपने घर की तरफ भागने लगा। उसने घर जाकर के ना ही किसी को अपनी चोट के बारे में बताया और ना ही इस इंसिडेंट के बारे में बताया।
गांव से बाहर के एरिया में जब आग लग गई थी तो ये आग की भनक आसपास के लोगों को भी लगने लगी और वहां पर गांव के लोग इकट्ठा हो गए। सबको लगा कि पुरानी जगह थी, सूखी लकड़ियां थी, शायद आग लग गई होगी और किसी को भी साहद पर शक नहीं हुआ। अंदर ही अंदर साहद बहुत ज्यादा खुश था कि उसने अपना बदला ले लिया है। लेकिन उस फार्म हाउस के अंदर से जो चीखने और चिल्लाने की आवाजें आ रही थी वो उसके जहन से निकल ही नहीं रही थी। उसी रात साहद जब अपने कमरे में बैठा हुआ था तो उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे उसके कमरे में कोई धीरे धीरे से बात कर रहा हो, लेकिन ये आवाज किसकी थी और कहां से आ रही थी ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं था। फार्म हाउस में आग लगाने वाली रात साहद के साथ फिर से एक चीज हुई थी जो उसने किसी को नहीं बताई थी। जब वो वापस अपने घर की तरफ भाग रहा था तो उसे फिर से एक बहुत जोर का झटका लगा था जिससे फिर से उसकी नाक पर चोट आई थी और उसकी नाक की हड्डी तक टूट गई थी। घर लौटने के बाद जब उसकी मां ने पूछा कि ये कैसे चोट आई है तो उसने इस इंसिडेंट के बारे में कुछ भी नहीं बताया और फिर उसे हॉस्पिटल लेकर के जाया गया। अब इसी चोट की वजह से जब अगले थर्सडे साहद अपने चाचा के घर पर गया तो उन्होंने उसे एक नया वीडियो गेम ला करके दिया ताकि उसका दर्द कम हो जाए, उसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाए। साहद अपने चाचा के घर में बैठ करके वो वीडियो गेम खेल ही रहा था कि अचानक से उसके टीवी की आवाज तेज होने लगी। साहद अपने रिमोट से उसे कम करने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो कुछ भी हो ही नहीं पा रहा था। बाहर से उसके चाचा उसे प्यार से आवाज देने लगे कि बेटा ये टीवी की आवाज धीरे करो, बहुत ज्यादा तेज हो गई है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और फिर देखते ही देखते साहद वहां पर बेहोश होकर के गिर पड़ा। करीब 1 घंटे के बाद जब उसकी नींद खुली तो उसके सामने उसकी माँ रो रही थी और उससे कह रही थी कि मुझे यकीन नहीं आता कि मैंने तुझे ऐसी परवरिश दी है, तूने अपने चाचा से बदतमीजी की। लेकिन सामने से साहद ने कहा कि नहीं माँ, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है, मैं तो सिर्फ गेम खेल रहा था। इधर से चाचा मुझे आवाज दे रहे थे और जब मैंने पलट करके देखा तो मैं बेहोश हो गया। उसकी माँ ने उसे कांपते हुए बताया कि बेहोश होने से पहले तू अपने चाचा से बहुत बदतमीजी से बात कर रहा था। जब वो तुझे साहद कह करके बुला रहे थे तो तेरे अंदर से एक बूढ़े आदमी की आवाज आ रही थी और हमें लग रहा था कि तू ये सब कुछ मजाक में कर रहा है और अपने चाचा से बदतमीजी कर रहा है। लेकिन साहद ने कहा कि नहीं माँ, मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं है और मेरे अंदर से ऐसी आवाज कैसे आ सकती है, लेकिन किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ पर साहद के चाचा चुपचाप बैठे हुए थे। उन्होंने सबसे बोला कि आप लोग एक बार बाहर जाइए, मुझे साहद से बात करनी है। उसके बाद उन्होंने साहद से पूछा कि सच सच बता, तूने कुछ गलत काम किया है क्या? लेकिन साहद यहाँ पर कुछ पल के लिए नॉर्मल हो गया। उसने अपने चाचा से कहा कि नहीं चाचा, मैंने कुछ भी गलत काम नहीं किया है, आप मुझे किसी मर्जी की कसम दे दीजिए चाहे। चाचा को लगा कि शायद बच्चा बहुत ज्यादा डर गया है तो उन्होंने इस बात को इग्नोर कर दिया और फिर उससे ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए। और उसके बाद साहद अपनी माँ के साथ वापस अपने घर पर आ गया, लेकिन साहद बहुत ही ज्यादा बदला बदला सा लग रहा था। साहद किसी से बात नहीं कर रहा था, वो एक अजीब सी खामोशी में रहने लगा था। और फिर रात को सोने के बाद उसने एक बहुत ही अजीब सा सपना देखा। एक बहुत बड़ी धुएं से बनी हुई शैडो उसके सामने आकर के खड़ी हो गई जो अपनी बाहों में 2 बच्चों को उठाए हुए थी और बहुत गुस्से से उससे कह रही थी कि तूने मेरे बच्चों को मारा है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। साहद यहाँ पर चीखते हुए उठ बैठा। घबराहट इतनी ज्यादा थी कि वो परेशानी में घर से बाहर निकल गया और दौड़ते हुए फार्म हाउस की तरफ बढ़ने लगा। दौड़ते दौड़ते उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए और फार्म हाउस के बाहर जाकर के बैठ गया। अगले दिन की सुबह सुबह एक पड़ोसी को फार्म हाउस के बाहर साहद नंगे हाल में पड़ा हुआ मिला। उसने साहद को एक चादर ओढ़ाई और उसे लेकर के घर पर आया और फिर उसकी माँ को डांटने लगा कि अपने बच्चे का ख्याल रखा करो। उसकी माँ यहाँ पर बहुत घबरा गई और उसने तुरंत साहद के चाचा को बुलावा भेजा। उसके चाचा और चाची दौड़ते हुए उसके घर पर आए और उन्होंने देखा कि साहद एक कोने में बैठा हुआ है और खाली नजरों से सिर्फ एक जगह को घूरता जा रहा है। वो किसी से कोई बात नहीं कर रहा था और उसके चेहरे पर एक अजीब से एक्सप्रेशन दिखाई दे रहे थे। सबको मन ही मन पता था कि साहद ने कुछ बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन वो सबको बता नहीं रहा है, वो इस बात को छुपा रहा है। इसके बाद साहद की तबीयत दिन ब दिन खराब होने लगी। वो ना अच्छे से खाना खाता, ना किसी से बात करता और ना ही उसे नींद आती। जब भी उसे खाना दिया जाता तो वो बहुत जोर से चिल्लाता और कहता कि ये खाना नहीं, ये पत्थर है, इसे मेरे सामने से दूर ले जाओ। साहद की माँ, उसके चाचा चाची बहुत बुरी तरह से टूट चुके थे। इसके बाद 3 हफ्तों तक वो अजीब अजीब सी बातें करता रहा और कई बार इन लोगों को ऐसा लगता था कि उसके अंदर से कोई और बात कर रहा है। आखिरकार ये लोग इस सब चीजों से परेशान हो गए और साहद को लेकर के गांव के एक मौलाना के पास पहुंचे और उन्हें जाकर के कहा कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ना ये बच्चा खाता है, ना पीता है, ना किसी से बात करता है, आखिर इसके साथ हुआ क्या है, प्लीज हमें बताइए।
मौलाना ने वहां पर कुरान की कुछ आयतें पढ़ी, उसे दम किया हुआ पानी पिलाया और उसके बाद उन लोगों से कहा कि मुझे 2 से 3 दिन का समय चाहिए। आप लोग एक बार इसे लेकर के चले जाइए, लेकिन थर्सडे को वापस जरूर आइएगा। इस दौरान वो साहद को हॉस्पिटल भी लेकर के गए, क्योंकि उसकी नाक पर जो चोट आई थी उसमें अचानक से बहुत ज्यादा दर्द होने लगा था। और हकीकत में जब चेक करवाया गया तो डॉक्टर्स ने बताया कि इसके नाक पर फ्रैक्चर आ गया, लेकिन क्योंकि उसकी उम्र सिर्फ 12 साल की थी और अभी हड्डियों की ग्रोथ नहीं हुई थी तो ऑपरेशन करना बहुत मुश्किल था। वापस आते वक्त साहद पूरे रास्ते चीखता रहा, मेरी नाक जल रही है, मैं दर्द से मर जाऊंगा। इसके बाद साहद अचानक से चुप हो गया और फिर थोड़ी देर के बाद फिर से बोला, चाचा संभलना, आपके सामने कुछ लोग खड़े हैं। चाचा ने कहा कि बेटा मेरे सामने कोई भी नहीं है, मैं गाड़ी चला रहा हूं और सामने रास्ता एकदम साफ है। लेकिन इसके कुछ ही देर के बाद साहद ने स्टीयरिंग व्हील पकड़ा और जोर से घुमा दिया। अब यहाँ पर गाड़ी काफी ज्यादा तेज रफ्तार में थी तो बैलेंस बिगड़ गया और गाड़ी 2-3 बार पलट गई। गाड़ी में मौजूद चारों लोगों को बहुत ज्यादा चोटें आई। इन लोगों को हॉस्पिटलाइज किया गया और फिर कुछ दिन तक इन लोगों का भी इलाज चलता रहा। जैसे ही चाचा जी थोड़े से नॉर्मल हुए, उन्हें होश आया तो उन्होंने कहा कि साहद के साथ कुछ बहुत बुरा हो गया है, हम लोगों को जल्द से जल्द मौलाना साहब के पास जाना होगा। हॉस्पिटल से निकलते ही वो सीधा मौलाना के पास गए। मौलाना साहब ने हैरानी से पूछा कि तुम लोग कहाँ थे, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तो चाचा ने एक्सीडेंट की बात बताई और बीच में हुई सारी बातें बताई। इसके बाद मौलाना ने फिर से रुकिया शुरू किया, कुरान की कुछ आयतें पढ़ी और फिर जैसे ही उसकी तिलावत थोड़ी सी तेज हुई तो साहद का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें उलट गई और उसके अंदर से एक बूढ़े से आदमी की आवाज आने लगी। वो आवाज बोली, मैं 30 साल से उस फार्म हाउस में रह रहा था, मैंने कभी गांव के किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया। तुम्हारा बच्चा खुद मेरे घर में आया, उसके सामने मेरी बीवी आई, वो उससे बदतमीजी करने वाला था तो मैंने उसे धक्का दे दिया। बदला लेने के लिए उसने उस फार्म हाउस को आग लगा दी, जिसके अंदर मेरे 2 बच्चे जल करके मर गए और मेरे साथ रहने वाले बहुत से लोग जल करके मर गए। कमरे में सन्नाटा छा गया और फिर कुछ ही पल के बाद साहद के मुंह से निकलती हुई आवाज फिर से बोली, हम इसके पास नहीं आए थे, ये हमारे पास आया था। इसने हमारा घर जला दिया, हमारे बच्चों को मार दिया और हमारी जिंदगी तक बर्बाद कर दी। उन्हीं मरे हुए बच्चों की मैं कसम खा करके आया हूं कि मैं इस बच्चे को चैन से नहीं जीने दूंगा। ये बात सुनकर के उसकी मां तुरंत रो पड़ी। उसकी चाची का रंग उड़ गया और उसके चाचा के पांव वहीं जम गए। पहली बार उन्हें समझ में आया कि साहद के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो उनकी समझ से, उनकी सोच से कुछ बहुत ही ज्यादा खौफनाक है। सबसे अजीब बात तो ये थी कि यह सब कुछ सऊदी में हो रहा था, जहां पर मक्का और काबा इतना नजदीक है। अब यहाँ पर जब तिलावत कर रहे थे मौलाना साहब तो उन्होंने फिर से उस आवाज को सुना और उसने कहा कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, इसने मेरे बच्चों को मारा है, मेरा घर जलाया है, मैं इसे तड़पा तड़पा कर बर्बाद करूंगा। घर वाले इस बात पर माफी मांगने लगे, हाथ जोड़ने लगे कि हमारे बच्चे से गलती हो गई। तो उस आवाज ने फिर से कहा कि नहीं नहीं, इसे मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, ये आज के बाद जहां भी जाएगा मेरी नजर इसके ऊपर रहेगी। जिस भी चीज को ये छुएगा, जिस चीज से इसे खुशी मिलती होगी, मैं उस चीज को बर्बाद कर दूंगा, लेकिन इसे नहीं छोड़ूंगा। इतना कह करके साहद खामोश हो गया और उसके कुछ देर के बाद वो बेहोश होकर के वहां पर गिर पड़ा। उस पल उसकी माँ, चाचा चाची, इन लोगों को समझ में आया कि साहद ने सिर्फ अपने दोस्तों के सामने हीरो बनने के लिए कितनी बड़ी तबाही कर दी है। इन लोगों ने इसके बाद जब मौलाना साहब से मदद मांगी तो मौलाना साहब ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, यह मामला मेरी समझ से बाहर है, मेरी ताकत से बाहर है। आपके बच्चे को ठीक करना शायद बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। आपका बच्चा शायद फिजिकली बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है, तो इसे रूहानी ताकत का सहारा देना पड़ेगा। मौलाना साहब ने उन्हें हिदायत दी कि इसे 5 वक्त की नमाज, कुरान की तिलावत और इबादत की पाबंदी की जाए, क्योंकि इस समय पे ये जो रूहानी ताकतें हैं यही उसकी ढाल बन सकती हैं। साहद उस वक्त सिर्फ 12 साल का था और उसने बचपन से ही अजीब तकलीफों का सामना किया था। वक्त के साथ साथ इन तकलीफों की शिद्दत थोड़ी कम तो हो गई, लेकिन पूरी तरह से ये चीजें कभी खत्म नहीं हुई थी। आते वक्त में लोग उससे दूर रहने लगे, उसकी शादी होना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया और फिर ये सब कुछ चलते चलते साहद 30 साल का हो गया, लेकिन उसके साथ ये सारी चीजें होना बंद ही नहीं हो रही थी। इसके बाद एक बहुत बूढ़े बुजुर्ग आदमी ने इन्हें सलाह दी कि तुम अपने परिवार के साथ हज चले जाओ। शायद जो गलती तुमने बचपन में की थी, जब तुम्हें समझ नहीं थी, उसका पश्चाताप वहां जाकर के करोगे तो हो सकता है तुम्हें इस चीज का सॉल्यूशन मिल जाए। अब जीसीसी रीजन में रहने की वजह से हज का प्रोसेस इनके लिए काफी ज्यादा इजी था, तो यहाँ पर साहद ने फैसला किया कि वो अपने पूरे खानदान के साथ हज करके आएगा।
और फिर उसी दौरान साहद की मुलाकात किस्मत से एक ऐसे इंसान से हुई जो उस परिवार से ताल्लुक रखता था जिसने कभी वो फार्म हाउस बनवाया था। वो आदमी असल में आमिर के खानदान के पोते थे। उन्होंने साहद की पूरी बात सुनी और साहद ने वहां पर कहा कि मुझसे बचपन में जो गलती हो गई थी, अगर मैं उसका पश्चाताप कर पाऊं किसी तरह से भी, अगर मैं माफी मांग पाऊं तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। यहाँ पर आमिर के पोते ने कहा कि आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं अपनी तरफ से जो बन पड़ेगा वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। मैं उस मखलूक से बात करने की कोशिश करता हूं और देखता हूं कि अगर वो आपको माफ कर सकता है या नहीं। इसके बाद साहद, उसकी माँ, उसके चाचा चाची और कुछ बुजुर्ग मौलाना मिल करके इस आदमी के घर पर गए और वहां पर कुरान की तिलावत की गई और फिर उस रॉयल जिन से बात करने की कोशिश की गई जिसका जिक्र इतने समय से होता आ रहा था। आमिर के पोते ने यहाँ पर कहा, जब ये सब कुछ हुआ तो ये आदमी एक छोटा सा बच्चा था, इसे तुम लोगों की दुनिया का कोई भी इल्म नहीं था। अगर इसको थोड़ा सा भी अंदाजा होता कि तुम लोग उस फार्म हाउस में रहते हो तो ये वो गलती कभी भी नहीं करता। इनके जो चाचा चाची हैं, इनकी माँ है, ये इस बुजुर्ग उम्र में इतना ज्यादा दर्द झेल रहे हैं। अगर किसी भी तरह से तुम इसको माफ कर पाओ तो मैं तुम्हारा हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। कमरे में गहरी खामोशी छा गई और कुछ देर के बाद आमिर के पोते की आवाज बदलने लगी और वही बूढ़े आदमी की आवाज उसके अंदर से आई। उसने कहा कि मैं इस आदमी को 3 कारणों से माफ कर रहा हूं। पहला ये कि अल्लाह का नाम है, दूसरा ये कि तुम उस नेक दिल आदमी के पोते हो जिसका कभी हमारे साथ ताल्लुक था और उसने ये फार्म हाउस बनवाया था, और तीसरा ये कि उस समय ये एक छोटा सा बच्चा था और आज ये उतना नासमझ नहीं रहा है, समझदार हो गया। और हम जानते हैं कि शायद इसकी पूरी तरह से गलती भी नहीं थी, उस समय ये काफी छोटा था। इसके बाद उस आवाज ने कहा, मेरे बच्चे उस आग में जल करके मर गए और मैं कितनी भी कोशिश करता उन्हें वापस नहीं ला सकता। मैं कितना भी दर्द दे लूं इस इंसान को, लेकिन मेरा गम कम नहीं होने वाला। लेकिन मैंने कई सालों तक इस इंसान को तकलीफ दी ताकि ये सही रास्ते पर आ जाए, और आज मैं इसे अल्लाह के सहारे छोड़ रहा हूं। और सिर्फ इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि तुम्हारे दादा के साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुक थे। उसने ये भी कहा कि लेकिन इसको छोड़ने के लिए मेरी एक और शर्त है। अगर कभी भी मुझे ऐसा लगा कि ये गलत रास्ते पर जा रहा है, इसने किसी को परेशान किया है या वो बच्चा फिर से इसके अंदर जिंदा हो गया है, तो मैं वापस आऊंगा और फिर से इसकी जिंदगी को जहन्नुम बना दूंगा। इसके बाद आमिर का पोता यहाँ पर फिर से कुछ देर के लिए शांत हो गया और कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। उस दिन के बाद साहद की तबीयत धीरे धीरे बेहतर होने लगी। उसकी तकलीफ कभी पूरी तरह से खत्म तो नहीं हुई, लेकिन काफी समय के बाद उसके जीवन में सुकून लौटना शुरू हुआ और उसके खानदान को यही लगा कि शायद इतने सालों के बाद ही सही उनकी दुआ कबूल हो गई। तो ये थी आज की कहानी। दोस्तों, कहानी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, हाइप कर दें और अपने कमजोर दिल वाले दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लो, वहां पर एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर देना, ताकि आगे आने वाले समय में मैं जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स पर कहानियां लेकर के आऊंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो किसी सच्ची घटना पर आधारित है तो नीचे दिए गए जीमेल एड्रेस और इंस्टा आईडी पर आप उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे यूट्यूब को इतनी मोहब्बत देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे इंस्टा, फेसबुक और स्पॉटिफाई चैनल को भी फॉलो कर लीजिए, मैं आपका हमेशा हमेशा शुक्रगुजार हूँ। तो चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हंसते खेलते रहिए। मिलते हैं अगली बार ऐसी ही किसी खौफनाक कहानी के साथ। सायोनारा। हर हर महादेव।